ये हैं आप डॉक्टर बीरेंद्र बांगरू, जो कि यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर हैं और इनका यहाँ 25 साल का अनुभव है। इन्होंने यहाँ आने से पहले ये कई लाइब्रेरियों के और कई म्यूज़ियम के क्यूरेटर रहे हैं। इन्होंने नेशनल म्यूज़ियम, इंदिरा गांधी म्यूज़ियम, कई जगह आपने अपनी जो सेवाएं दी हैं और वहाँ के म्यूज़ियम के विकास में, म्यूज़ियम की स्थापना में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। निश्चित रूप से आईजीएनसी आपसे बहुत लाभान्वित हुआ। आईजीएनसी में आप आए और आईजीएनसी के लिए भी आपने बहुत सारे काम किए हैं। तो मैं बांगरू साहब से पूछना चाहता हूँ कि आप जब आईजीएनसी में ज्वाइन किए और उस समय से अभी तक जिस्ट बताएं कि थोड़ा थोड़ा कि आपने आईजीएनसी में आपके योगदान की थोड़ी सी चर्चा कीजिए। नहीं, चर्चा तो ये तो आगे निरंतर चलती रहेगी चर्चा, लेकिन जो आपने आपने तो मेरा परिचय दिया, लेकिन डॉक्टर ओ.एन. चौबे जी पिछले 3 दशक से हमारे केंद्र के साथ हैं, जुड़े हुए हैं। और इनका जो इनके जो विशेष जो अध्ययन है और रुचि है वो पुस्तकालय अध्ययन में है। उनसे संबंधित शोध, उनसे संबंधित प्रलेखन, तो उसके साथ भी जो है ये निरंतर जो उसके साथ कार्य कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है जो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जो पूरे देश में जितने भी पुस्तकालय हैं उनसे संबंधित शोध, उनसे संबंधित प्रलेखन, तो उसके साथ भी जो है ये निरंतर जो उसके साथ कार्य कर रहे हैं। सबसे पहली जो ये बात है, जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो सबसे पहले मेरी जो भेंट हुई वो यहाँ पर विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मूर्ति से हुई, और उसके बाद डॉक्टर चौबे जी से हम मेरी भेंट हुई। उसके बाद ही निरंतर जो हमारी मित्रता रही है, इतने 3 दशक से हमारी मित्रता है इस संस्था में, और संस्था के बाहर भी जो हमने यहाँ कार्य किए हैं, बाहर भी कार्य किए हैं, उन कार्यों के साथ हम जुड़े। और जो है हमने जितना यथासंभव हमारा जो यहाँ कार्य क्षेत्र रहा और उसमें हमने सहयोग दिया, हम दोनों ने मिलकर, और पूरे जो जो भी हमारे सहपाठी थे, सहकर्मी थे, सब ने इस संस्था को योगदान दिया है, विभिन्न स्तरों पर योगदान दिया है। तो यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जब हम पुस्तकालय की बात हम करते हैं, पुस्तकालय जो है एक मूर्त रूप में हमारे सम्मुख हैं, पुस्तकें होती हैं। आज जो है, आज तो जो डिजिटलाइजेशन का युग है, इसमें सारी चीज़ें हम नेट पर देखते हैं, सब उपलब्ध है। लेकिन जब हमने यहाँ पर हमने यहाँ कार्य शुरू किया, तो उस समय यहाँ पर इस तरह की चर्चाएं थी, और उस समय जो है यहाँ पर हमने पहली बार देखा कि यहाँ पर कंप्यूटर पर डाटा एंट्री हो रही थी, जो और कहीं ऐसे हमने देखा ही नहीं था। तो डॉक्टर चौबे जी जो है पहले से ही कंप्यूटर से अवगत थे, इनका स्टडी रहा है कंप्यूटर साइंस में। और उसके बाद अब हम इनसे जानना चाहेंगे कि आपको यहाँ आकर के, इस संस्था में आकर के आपको कैसा अनुभव रहा, क्योंकि आपने बीएचयू से आप थे, वहाँ पर आप कंप्यूटर जो कंप्यूटराइजेशन है, इस विधा को भी आपने वहाँ समझा था। तो यहाँ पर आपने प्रैक्टिकल खुद किया, इस क्षेत्र में प्रैक्टिकल कार्य किया, तो वो अनुभव कैसा रहा इस हाँ संस्था में? हाँ, आपका कहना सच है कि मैं बनारस में जन्मा और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा वहाँ, और मैं वहाँ से मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस किया और वहाँ के बाद मैं सीधे दिल्ली आया। जी। और दिल्ली में इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, जो कि 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, और यहाँ लाइब्रेरी उस समय स्थापित हुई। तो जो लाइब्रेरी है किसी भी इंस्टीट्यूट का जी। दिल माना जाता है। लाइब्रेरी के बिना एकेडमिक इंस्टीट्यूट नहीं है। तो क्योंकि इंडिया का, भारत का इतिहास रहा है, नालंदा की पुस्तकें आप देखिए, वहाँ की लाइब्रेरी कितने साल तक जलाए तो जलती रहीं। तो हम ज्ञान परंपरा में पुस्तकों का और ख़ास करके पुरानी लाइब्रेरियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसको ध्यान में रखकर जो इसकी स्थापना जिसने किया था, डॉक्टर कपिला वात्स्यायन ने, उन्होंने, उनके दिमाग में था कि जो किताबें हैं वो तो मिल जाती हैं, लेकिन किताब में जो रेयर बुक्स हैं, जो जो किताबें कहीं उपलब्ध नहीं है, वो किताबें भी यहाँ होनी चाहिए। दूसरा कि जो भारत बहुत बड़ा देश है, तो उसके चारों दिशाओं में मनुस्क्रिप्ट की बहुत विशाल लाइब्रेरी हैं। जी। आप चाहे आप चले जाइए दक्षिण में, उत्तर में, और
पश्चिम में, पूरब में, चारों तरफ फैली हुई मैन्युस्क्रिप्ट की विशाल लाइब्रेरीज हैं। जैसे तंजौर लाइब्रेरी है, जी जी। बनारस में है संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, बहुत मैन्युस्क्रिप्ट है। भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में है, उसके पास बहुत बड़ी भंडार है। इस तरह से रामपुर रज़ा लाइब्रेरी है, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी है। इन सब लाइब्रेरी में मैन्युस्क्रिप्ट हैं और वो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा की धरोहर है, मूर्त धरोहर है। उसको कपिलावात्स्यायन के दिमाग में आया कि जिसको स्कॉलर को अगर देखना होता है तो करता क्या है कि एक स्कॉलर जिसको किताब बुक्स चाहिए, वो मैन्युस्क्रिप्ट चाहिए, चला तंजौर गया, और तंजौर से बनारस इतना दूर ट्रेवल करना तो उसके लिए मुश्किल होता है। तो उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि हम क्यों न सबकी जो कॉपी है वो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स में रखी जाए। तो उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया कि सब जगह की जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं उसको माइक्रोफिल्म, क्योंकि उस समय माइक्रोफिल्म ही थी। उस समय जब आईजेंसी का स्टार्टिंग हुआ था तो डिजिटाइजेशन क्या, कंप्यूटर का बहुत मात्र नॉलेज था लोगों के पास। और जो कंप्यूटर में, इंडिया में कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं सैम पेट्रोडा, उनको इन्होंने आईजेंसी में बुलाया और उनसे पूछा कि हम कैसे कंप्यूटर का लाइब्रेरी में यूज़ कर सकते हैं। तो उनके सानिध्य में कंप्यूटर का लाइब्रेरी में आगाज़ हुआ। और कंप्यूटर को लाइब्रेरी में तो डाटा, केवल डाटाबेस, लेकिन जो मैन्युस्क्रिप्ट है, मैन्युस्क्रिप्ट को कैसे रखा जाए पहले। तो मैन्युस्क्रिप्ट के लिए उन्होंने कपिला जी ने सब सेंटर से एग्रीमेंट किया और उनकी मैन्युस्क्रिप्ट का माइक्रोफिल्म किया। माइक्रोफिल्म ऐसा है कि वो एक बार अगर माइक्रोफिल्म कर देते हैं तो उसमें टेस्टेड है, 150 साल तक माइक्रोफिल्म चलती रहती है अगर उसका ठीक से रख रखाव किया जाए। तो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स में जगह जगह की मैन्युस्क्रिप्ट को माइक्रोफिल्म करके और यहाँ लाया गया और यहाँ पर वो धरोहर को रखा गया। और जैसे ही कंप्यूटर का आगाज़ हुआ तो उन मैन्युस्क्रिप्ट को जो कि माइक्रोफिल्म फॉर्म में थी और वहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में थी अपने इंस्टीट्यूट में, रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट में, और वो भी कई चीज़ों में, वो केवल पेपर पर नहीं थी, वो बर्च बार में थी, वो तालपत्र में, कई कई जगह थी किसी में। तो सबको एक जगह रखा गया और जैसे ही ये कंप्यूटर का एडवांसमेंट हुआ तो उन मैन्युस्क्रिप्ट को फिर डिजिटाइज किया गया। ये बड़ा अनूठा एक प्रयास था जो उस वक़्त जो है पूरे देश में कहीं भी इस तरह की कोई चर्चा भी नहीं थी और कोई कार्य भी नहीं हुआ था। बिल्कुल। तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जो पांडुलिपियाँ हैं ये विभिन्न जो है लिपियों में है, भाषाओं में है लिखी गई और पूरे देश में जगह जगह निजी संग्रह भी हैं और जो हैं जो संस्था है उनके पास भी संग्रह था। तो एक व्यापक तौर पर जो है सबसे पहले जो है करीबन 50 से ज़्यादा जो थे संस्थान जो थे जहाँ पर ओरिएंटल लाइब्रेरीज थी, तो वहाँ जा कर के प्रलेखन किया गया। प्रलेखन के साथ साथ फिर इनकी माइक्रोफिल्म की गई, फिर यहाँ लाया गया इस केंद्र में। तो यहाँ जो कंप्यूटरीकरण का क्या हुआ, पहले जो कार्य था वो था कि जो इसका डाटा है, मेटा डाटा है, उसको कंप्यूटर में एंटर किया जाए जिससे रिट्रीवल, अगर हमें कोई मैसेज चाहिए तो तुरंत उपलब्ध कर सकें, हम उसकी लोकेशन तुरंत हम देख सकें। उसमें उसमें उसका जो डाटा है उसमें कितने फॉलोज हैं, उसमें किसने लिखा, उसके कंटेंट क्या है, तो ये सारी जानकारी उस कंप्यूटर डाटाबेस में चली जाती थी। बिल्कुल। और उसके बाद जो डिजिटाइजेशन आपने कहा कि डिजिटाइजेशन का फिर अब ये जो है फिर माइक्रोफिल्म का भी डिजिटाइजेशन हुआ। और आपको जैसे हम कार्य में लगे ही थे तो यहाँ पर एक तो पांडुलिपि का माइक्रोफिल्म हो रहा था, उसके साथ साथ जो चित्रित पांडुलिपि थे तो चित्रों का भी स्लाइड बनाए जाते थे, तो जिससे कि वो चित्र उपलब्ध हो सके आर्ट हिस्टोरियंस को, उस पर वो जो है और व्याख्या कर सके, उन चित्रों की व्याख्या कर सके, उनका एक अलग तरीके से अध्ययन कर सकें। तो ये प्रयास भी साथ साथ में रहे और एक विहंगम दृष्टिकोण जो भारतीय कलाओं को समझने का था, तो वो डॉक्टर कपिला वात्स्यन के नेतृत्व में यहाँ पर ये कार्य हुआ एकदम सही और बहुत व्यापक तौर पर पूरे देश में ये कार्य हुआ। हाँ। और जगह जगह जाकर के यहाँ के स्कॉलर्स
वहाँ उन क्षेत्रों में गए, वहाँ पर उन्होंने प्रलेखन कार्य किया। एक तो ये मूर्त अमूर्त दोनों दिशाओं पर कार्य हुआ। हाँ। यहाँ तो हम मूर्त चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो अमूर्त में जो हमारी जो नहीं, परंपराएं हैं। इसके साथ एक और भी मैं जोड़ना चाहूँगा जी। कि जैसे मैंने बात किया आपसे कि मैन्युस्क्रिप्ट का, हाँ जी। तो उसी तरह से कपिला वात्स्यायन के दिमाग में ये भी था कि नेशनल लाइब्रेरी जो इंडिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी मानी जाती है, नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में, वहाँ पे किताबों का जो संग्रह है, वो किताबें परचेज नहीं होती हैं। हाँ जी। हाँ जी। वहाँ पे जो इमिनेंट स्कॉलर्स हैं, जी। उन्होंने अपनी किताबों को डोनेट किया। तो उसी तरह से कपिला वात्स्यायन ने आईजेएनसी की किताबों में, नई लाइब्रेरी थी तो उन्होंने कुछ तो परचेज किया, लेकिन मेजर पोर्शन जो है वो लोगों के डोनेशन से यहाँ प्राप्त किया गया। और उसमें निजी संग्रह जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी का संग्रह, हाँ जी। और आपको सुनीति कुमार चटर्जी का हाँ, आपने संग्रह। सुनीति कुमार चटर्जी की बात की, वो बड़े हाँ लिंग्विस्ट थे वो। हाँ, और बिल्कुल। उनको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। हाँ और करीबन जो है कह रहे हैं कि 17-18 हज़ार पुस्तकें हैं हाँ यहाँ हाँ। आईजीएनसी की लाइब्रेरी में। तो वो उन्होंने डोनेट की थी यहाँ पर, और उसके लिए अलग से विशेष उनका एक संरक्षण यहाँ होता है हाँ इस संस्था में। और विशेष तौर पर वो जो पूरा जो वो जो लाइब्रेरी है, वो फोकस उसका है लिंग्विस्टिक बेस्ड है वो। तो मतलब लिंग्विस्टिक अगर कोई स्टडी कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, तो उसको पूरी सामग्री इस संस्था में ही मिलेगी। हाँ, कहीं नहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, नहीं, बुक के साथ साथ जैसे श्याम बेनेगल का कलेक्शन, हाँ जी, अभी जी। श्याम बेनेगल माने जाने, उनका कलेक्शन, लॉन्स डेन का लास्ट कलेक्शन, जैन का कलेक्शन है उनके। उसमें अब जो बात हुई कि कलेक्शन, तो कितने ऐसे स्कॉलर थे जो मल्टीफेस्टेड पर्सनालिटी थे, केवल बुक तक वो सीमित नहीं थे, वो डांस में थे, वो ड्रामा में जी, जी, थे, जी। वो चित्र में थे, वो थे। तो लॉन्स डेन उसी तरह के हैं, उनका आर्काइव भी है हमारे पास। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि ये जो पर्सनल कलेक्शंस, हाँ, तो पर्सनल कलेक्शन ये नहीं कि हर किसी का कलेक्शन लिया, नहीं लेकिन नहीं, जो अपनी फील्ड में जो महारत, मास्टर्स थे, हाँ, जो महारत मास्टर्स हासिल थे जिनको, जिनका उनका, योगदान था उस क्षेत्र में। हाँ तो संभवतः ऐसा होता है कि अगर कोई किसी क्षेत्र में शोध कर रहा है, तो उसकी लाइब्रेरी जो निजी लाइब्रेरी होगी, तो उसी हाँ, शोध पर वो आधारित होगी, बिल्कुल या बिल्कुल उसी से बिल्कुल संबंधित वो बिल्कुल ग्रंथ इकट्ठे करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस संस्था के लिए तो वो एकदम एक हाँ रेडी रेफरेंस हाँ, सब नहीं, कुछ मिल वो गया। ऐसा, इसीलिए तो कहते हैं कि हमारे पास जो निधि है, हाँ जी। इसीलिए इस विभाग का नाम कला कला निधि निधि। रखा गया जी। कि जो निधि है, खजाना है, वैसा कहीं नहीं आप पाएंगे। जी, जी, जी। क्योंकि हमारे पास जो लोगों के पर्सनालिटीज के जो कलेक्शन, निजी कलेक्शन है, वो अमूल्य हैं, जी, जी। और उनको सहेज के यहाँ रखा गया है। और उसमें से भी मैं आपको बात बताऊं कि उसमें कितनी ऐसे रेयर बुक्स हैं। हाँ, जी, जी, जी। तो कपिला वात्स्यायन की ये भी दिमाग में आया कि उस रेयर बुक्स को निकाल के हम एक रेयर कलेक्शन बनाया जाए। जी, जी। तो हमारे पास रेयर कलेक्शन, बहुत बेशकीमती रेयर कलेक्शन है, किताबों का संग्रह है, रेयर बुक्स का है। और रेयर बुक्स ऐसी कुछ हैं कि जो ब्रिटल हैं, जो कि पढ़ उठाए कोई यूज करेगा तो फट जाएंगी। जी, जी। तो हमने किया क्या, उस रेयर बुक्स को डिजिटाइज करा। जी, जी, जी। और आपको ये भी ज्ञात ही है कि उस रेयर बुक्स में से जो हमने कुछ इलस्ट्रेशन जो हैं अधिक महत्वपूर्ण के जी, हैं, जी। वो निकाला, और आपने ही उसकी नहीं, उसका प्रदर्शनी प्रलेखन लगाया। किया पहले। उसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालिए कि उसका रेयर नहीं, बुक्स नहीं, का कैसे किया धन्यवाद, था आपने। धन्यवाद। तो एक्चुअली इसकी संरचना है इस पूरे केंद्र की, तो डॉक्टर कपिला वात्स्यायन को ही श्रेय जाता है। और उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं के आशीर्वाद से तो हम भी उन्हीं की राह पर चले, और हम जो है उन्हीं के सीखे सिखाए हम आगे चल रहे हैं। तो ये जो रेयर बुक कलेक्शन था, रेयर बुक हम ये जो दुर्लभ पुस्तकें हैं, दुर्लभ पुस्तकें जो है दुर्लभ कैसे बन जाती है, या तो जो है कुछ पुस्तकों का जो है प्रकाशन बड़ा सीमित होता है, मतलब कम किताबें छापी गई, आउट ऑफ प्रिंट हो आउट ऑफ जाती है। प्रिंट हो जाती है। दूसरा है कि दुर्लभ जो है कुछ प्राचीन जो है पुस्तकें, जो 100-200 साल पुरानी पुस्तकें हैं, वो देश में बिखरी हुई हैं। तो अब उनके बारे में जानकारी नहीं है, प्रकाशन भी उनका नहीं प्रकाशन होता भी नहीं है, होता, और जानकारी भी लोगों को नहीं जानकारी भी होती, नहीं है। और तो उसमें खजाना रहता हाँ, है, एकदम समझ एक लीजिए। तो उसमें जो कंटेंट है, हाँ। वो कंटेंट जो है बहुत पुराना कंटेंट हाँ। है। और उसके साथ साथ उसमें हम देखते हैं जो चित्रित जो ग्रंथ हैं, चित्रित जो पुस्तकें हैं, ये अब कलेक्टर्स आइटम बन गए हैं। बिल्कुल, आपने एक पुस्तक में 18वीं शताब्दी का बनारस का घाट कैसा जी, है, जी, जी। उसका
मतलब आप देखिए कि 18वीं शताब्दी में बनारस उस समय न फोटोग्राफ तब का होगा ही नहीं, हमारे पास कहीं नहीं होगा, वो पुस्तकों से ही अमूल्य धरोहर है कि उस हाँ। समय हमारा कैसा था, आज कैसा है। और डॉक्टर साहब इसमें ये भी है, हम देखते हैं कि हम ये जो देखते हैं 18वीं 19वीं शताब्दी में जो ये जो पुस्तकें सामने आई, हाँ। ये जो है ये तो जो फॉरेनर्स यहाँ इंडिया में आए तो फिर प्रिंटिंग ये नई टेक्नोलॉजी उन्होंने प्रयोग में लाई। तो इन पुस्तकों में हम एक महत्वपूर्ण जो चीज़ देखते हैं वो देखते हैं कि इसमें जो पेंटिंग्स हैं, जो इसमें जो पेंटिंग्स हैं, ड्राइंग्स हैं, लिथोस हैं, एनग्रेविंग्स हैं, वो बहुत ही फेथफुल डिपिक्शन है। मतलब जो उन्होंने देखा वो उन्होंने कैप्चर किया। इससे पहले हम देखते हैं कि जो हम हमारे यहाँ पर भारत भारत में जो परंपरा थी, चित्र बनाने की परंपरा तो रही है, प्राचीन काल से रही है। या फिर उसके बाद जो हम नेचर पेंटिंग्स देखते हैं, जो सूक्ष्म चित्र बनते थे, तो उसमें कहीं ना कहीं वो उसको ग्लोरीफाई करते थे। तो यहाँ पर एक्यूरेट चित्रण है, जो उन्होंने देखा वो उन्होंने उसका उन्होंने फोटोग्राफ लिया, उसका उन्होंने स्केच बनाया, उसकी हमने पेंटिंग बनाई, तो वो उसमें है। तो एक तरीके से बड़ा ये जो पुस्तकें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, इससे हमें 18वीं 19वीं शताब्दी की झलक मिलती है। कैसा रहा था, कैसा रहा हमारा देश, कैसा रहा। तो अधीन तो था ही था, मतलब हम तो जो है अंग्रेज़ों के बेड़ू में ही जकड़े हुए थे। लेकिन उसके साथ साथ हम ये देखते हैं उसमें कि जो एक एक सौम्य एक वातावरण था, एक जो एक हम देखते हैं सेरेनिटी जो हम पूरे देश में देखते थे। आज जो एक एक इस युग की हम बात करते हैं, मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अब जो है कंक्रीट जंगल्स उभर कर आए हैं। तो कहीं न कहीं वो जो एक सौम्य शांत जो वातावरण था वो कहीं धूमिल हो गया है। तो इन चित्रों में हमें आभास मिलता है, इन चित्रों को देख कर के हम ठहर जाते हैं। एक समय, एक कालखंड में हमारा सामने कालखंड एक ठहरा हुआ है, और ये प्रेरित करता है कि हम उसमें और जानें, उसकी तरफ और प्रेरित हो, और वो पुस्तक पढ़ें। जो जिन लोगों ने वो ट्रैवलॉग लिखे या उन्होंने इतिहास लिखा उस समय का, तो वो उसको जाने समझे। ये परिवर्तन जो आया है, परिवर्तन तो बहुत हद तक आया है। तो कहीं न कहीं इस परिवर्तन में जो हमारी जो प्राचीन परंपराएँ हैं, वो सजीव रहें, वो जीवित रहें, वो वैसी ही रहें। उसमें कोई ऐसे कोई जो हम कहें कि इसमें जो एक बदलाव तो हम देख रहे हैं, बदलाव तो अच्छे के लिए होना चाहिए। तो कहीं न कहीं ये वो जो उसमें जो एक सच्चाई थी वो रहनी चाहिए, उन परंपराओं में, उन मान्यताओं में। तो ये एक विषय ये भी है। दूसरा जो विषय है वो है विषय जो है कला का विषय इसमें है। इसमें हम देखते हैं कि जो इसमें जो प्रिंट्स हम देखते हैं, इसमें वाटर कलर भी हैं। इसमें किसी ने पेंटिंग बनाई, पेंटिंग को फिर एनग्रेविंग करके फिर प्रिंट निकाल करके इसमें प्रकाशित हुआ है। इस तरह की जो जो उस वक्त उपलब्ध टेक्नोलॉजी थी। कहीं वुड कट है, लकड़ी के ब्लॉक पर ड्राइंग कॉपी करते थे, फिर उसी से ठप्पा डाला जाता था पेपर के ऊपर, तो वो ड्राइंग कॉपी हो जाता था। तो कहीं ना कहीं पहले हम देखते थे कि फोटोग्राफ्स एज इट इज़ चिपकाए हैं। तो अब वो जो रेयर तो रेयर ही हो गया, मतलब अगर वो फोटोग्राफ भी रेयर है, पुस्तक भी रेयर है, तो बहुत सारी सामग्री है। अब ये जो प्रयास है, जो आपके सहयोग से जो यहाँ संस्था के सहयोग से जो ये प्रयास रहा कि इन चित्रित ग्रंथों को हम कैसे पब्लिक डोमेन में लाएं। तो पब्लिक में तो हैं, लेकिन कैसे हम और प्रेरित करें कि वो इस विषय की सूक्ष्मता में जाएं, इसके पन्ने पलटे और देखें कि लिखा क्या था इसमें। तो ये चित्र जो है कहीं न कहीं जो है आकर्षित करते हैं, और उस कालखंड में जो है ले जाते हैं जो व्यूअर को, दर्शक को, और ये रुचि बढ़ाते हैं कि वो पुस्तकों को पढ़ें, पुस्तकालय में जाएँ। और ये अध्ययन जो है इस संस्था में नहीं और संस्थाओं में ऐसे अध्ययन होते रहने चाहिए। डॉक्टर साहब, आपका क्या विचार है इस विषय में? नहीं, आपने बिल्कुल एकदम सही कहा है। देखिए, ये जो आपने बताया, सच बताया, लेकिन ये संभव हुआ कैसे? जी। क्योंकि लाइब्रेरीज़ रहेंगी तो पुस्तकें रहेंगी। हाँ जी। आज के डिजिटल युग में पुस्तकों का महत्व उतना ही है, लेकिन उसके रीडर कम मिल रहे हैं। हाँ जी। ये जब पुरानी लाइब्रेरीज़ थी, तो उनका महत्व बहुत ज़्यादा था क्योंकि कम लाइब्रेरी थी, और हमारे नॉलेज सिस्टम को ख़त्म करने की, कहते हैं किसी को अगर खराब बर्बाद करना है तो उसकी जो सभ्यता है उसको पहले अटैक करें। अटैक तो किया जाए। पुस्तकों में हमारी सभ्यता लिखी हुई रहती हैं। जी, जी, जी। तो वो तक्षशिला और नालंदा को जलाया गया। हाँ जी, जी, जी। तो लेकिन आप तो किसी फिजिकल चीज़ को जला सकते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ जो परंपरा रही है,
जो हमारी ज्ञान परंपरा रही जी है, जी वो केवल वहीं तक लिखित में नहीं रही श्रुति है। स्मृति की बात ओ होती है। हाँ, श्रुति, स्मृति। स्मृति, जी इसीलिए श्रुति पुराण जी। जो हमारे यहाँ जो आते थे, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को सिखाया, अब बोला, वो तो वो कंठस्थ रटा करते थे। और वो आगे कंटिन्यू किया। तो वो अब जब बाद में प्रिंटिंग आया, बाद में हस्तलिपि आई, बाद में लिखना शुरू किया, तो रखा गया उसमें और उसको भी नष्ट करने की कोशिश की गई। कितनी हमारे यहाँ की धरोहर जो हैं, आप देखिए तो बाहर में ब्रिटिश लाइब्रेरी में चली गई हैं, जी जी। जर्मनी में चली गई हैं, कहीं कहीं चली गई और हैं। डॉक्टर कपिलावासन के प्रयास से आप हाँ, देखेंगे कि यहाँ पर हमने जो है ब्रिटिश लाइब्रेरी का कलेक्शन भी लाया। बिल्कुल, उसकी प्रतियां लाई जो बिल्कुल, माइक्रोफिल्म फॉर्म में, बिल्कुल, माइक्रोफिश फॉर्म में। हाँ, और प्रयास यही था कि जो हमारी जो भारतीय कला है, अब आप देखेंगे कि ये जो पांडुलिपियां हैं, ये भी पूरे देश विदेश में है। हुँ, अब हमारे देश में तो है ही है, लेकिन विदेशों में जो है हमारे जो स्कॉलर्स हैं उनको अवसर ही नहीं मिलता विदेश जाने का। हाँ, हाँ, तो ये प्रयास था कि उनको सारी चीज़ें एक जगह हम कर पाए। हाँ, 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 तो ये प्रयास बड़ा अग्रणी प्रयास था और इसको सराहा गया और इसके लिए एक केंद्र स्थापित किया गया कि हाँ, ये सही सुविधाएं कहा। उपलब्ध की जाए बिल्कुल, एक ही बिल्कुल। जगह पर, और एक छत के नीचे। देखिए, केंद्र स्थापित करना तो आसान है, हाँ जी। लेकिन केंद्र में जो पुरानी धरोहर हैं, पुराने जो बुक्स हैं, उनको रखना, यहाँ पे जो हमारी जो लाइब्रेरी है, यहाँ पे जो इस केंद्र की लाइब्रेरी है, ट्रेडिशनल, वो केवल लाइब्रेरी बुक्स की नहीं है। यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे रिप्रोग्राफी का, माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिश का अलग है, हाँ जी। स्लाइड का हमारे पास, जो कि स्लाइड का यहाँ आने से पहले हमने नाम भी नहीं सुना था, स्लाइड जी क्या जी होता है। जो पिक्चर्स हैं उसको अलग लाइब्रेरी है, उसकी 1,25,000 उसका स्लाइड कलेक्शन है। जी जी। फिर रेयर बुक्स हैं, फिर कल्चरल आर्काइव यहाँ है। कल्चरल जो लोग डोनेट करते हैं, उनका जो कलात्मक रहता है, वो चाहे डांस हो, ड्रामा हो, परफॉर्मेंस हो, चाहे रखने का हो, वो अलग है। तो हमारे यहाँ जो लाइब्रेरी का कंसेप्ट है, इतना इजी नहीं है। इसीलिए स्टार्टिंग में जो लाइब्रेरी के हमारे यहाँ जो होते थे, एचओडी कहे जाते थे, हाँ जी। लाइब्रेरियन हमारे यहाँ नहीं रहे, हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कला निधि। कला निधि में कला को संजोया जाता था। कला की निधि क्या है, वो डिफरेंट फॉर्म था। और उसके जो फाउंडर लाइब्रेरियन थे, जो फाउंडर एचओडी थे, डॉक्टर प्रोफेसर टीएवी मूर्ति, जो कि बाद में जाके इनफ्लिबनेट, जो कि पूरे इंडिया को नेटवर्क में, पूरी इंडिया की लाइब्रेरीज को, चाहे वो नेशनल, चाहे वो कॉलेज लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी हो, उनको नेटवर्क में करने के लिए एक इंस्टीट्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया और उनको उसका डायरेक्टर बनाया। दैट वाज इक्विवेलेंट टू वाइस चांसलर, और वहाँ बन कर गए। तो उनकी एक संकल्पना थी। तो किसी चीज़ को स्टार्ट करना बहुत टफ होता है, उसको आगे धीरे धीरे बढ़ाना तो एक राह पर चल जाती है, गाड़ी तो चलती है आगे, लेकिन उस पटरी पे लाना बहुत बड़ी उस समय थी, जो कि हमारे जो डॉक्टर मूर्ति थे, उन्होंने बेखूबी से किया था इस काम को। और केंद्र स्थापित करने के बाद हम देखते हैं कि कपिला जी के बाद डॉक्टर मनीष चंद्र जोशी जी का, उनका योगदान। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, हाँ, उसके बाद वो जो हमारे बहुत पास बड़े जोशी साहब हाँ जो थे, इतने बड़े वहाँ से लाई थी कपिलावात्स्यायन, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ डायरेक्टर इंडिया, जनरल थे वो, तो वो यहाँ पर वो डायरेक्टर जनरल मेंबर थे। सेक्रेटरी के पद पर रहे। और इंडिया में वो माने जाते थे कि पत्थर देख के बता दें किस सदी का है। जी जी। वो मूर्ति के जो कितनी जो कमेटी बनी थी, जो बाहर से आती है मूर्ति उनको देखने के लिए, कि बाहर मुझे याद है कि वो मुझे बुलाते थे ऑफिस आवर्स के बाद कि आइए, फिर वो चर्चा करते थे, आप कश्मीर से हैं तो मुझे बताइए कि आप किन किन जगहों पर गए हैं। बिल्कुल। तो उनका वो जिज्ञासा थी जानने की ओर। हाँ। वो तो विद्वान तो थे ही थे, लेकिन जो विद्वत्ता होती है कि उसका तो कोई अंत नहीं है ना, हाँ। कि जानकारी लेने का, ज्ञान का। तो मुझसे भी वो चाहते थे कि जो मेरी जानकारी मैं उनके सामने में रखूं। तो उस चीज़ को हमारे यहाँ पर डॉक्टर बैद्यनाथ सरस्वती जी का भी उल्लेख करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। कि ये जो बड़े मुनीषी रहे, जो हैं, जो विद्वान रहे, तो उन्होंने इस केंद्र को जो है जो विभिन्न कार्यों में सहयोग किया। उसके साथ साथ जो है डॉक्टर के चक्रवर्ती जी, तो उनका कार्यकाल भी रहा और उनके कार्यकाल के अंदर और विस्तार हुआ, रॉक आर्ट का जो उसका विस्तार हुआ। फिर अभी जो है हम डॉक्टर जो है डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी हैं, तो उनका भी योगदान जो है, उन्होंने इसको और भी ऊंचाइयों पर ले लिया। अब देखिए, यहाँ 3 केंद्र थे, हमारे रीजनल केंद्र थे, अब तो वो 3 से 8 केंद्र हो गए, ऑल ओवर इंडिया अब केंद्र हो गए हैं। तो पूरे देश में जो है केंद्र की गतिविधियाँ आगे, उसका विकास, विस्तार हो रहा है। आपका इस बारे में क्या विचार है?
नहीं, सही है आपका कहना कि जो हमारे केंद्र खोले गए थे, जी, वो जी। ऐसे जगह जैसे बनारस में एक केंद्र था। जी, तो जी। बनारस के केंद्र का काम जो क्योंकि बनारस जो एंशिएंट सिटी माना जाता है, कल्चर जो हम एक कल्चरल सेंटर है एक जी, तरह जी, से जी। देखिए तो जो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट, तो इंडियन कल्चर को प्रमोट करने के लिए और लोगों में इनकलकेट करने के लिए इंडियन कल्चर को किस तरह से जीवित रखा जाए, उसके जो पास्ट था वो फ्यूचर के लिए किस तरह से उसकी जो धरोहर है पास्ट जी, की, जी, जी। हम लोग किस तरह से फ्यूचर को वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसके लिए किया गया था। तो जो सेंटर आईजीएनसी ने बनाए, वो उसका एक्सटेंशन था। जैसा मैंने आपसे कहा कि गाड़ी को एक बार पटरी पे लाना, उसके बाद तो गाड़ी धीरे-धीरे पटरी को बढ़ाते रहो, आगे चलती रहती है। हाँ, वो तो तो चला है, लेकिन उसके हाँ, बाद आप देखते हैं कि डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी का कि बहुत उन्होंने कश्मीर से लेकर के हाँ, वही कन्याकुमारी मैं तक, कह रहा हूँ। मतलब कश्मीर में भी केंद्र है, जम्मू कश्मीर में भी और केरल में भी, केरल में भी है, के केरल में भी केरल केंद्र में है। भी है। तो हम हाँ, अब हम पूरे भारत देश के साथ जुड़ बार रहे हैं। गोवा में भी है। हाँ, गोवा में भी है, देखिए उधर से जो है नॉर्थ ईस्ट में भी हाँ, है, देखिए आसाम जम्मू में में भी है। है, हाँ जी, जम्मू में है, नॉर्थ ईस्ट में। जी, जी। तो ये क्योंकि जो हमारी जो कल्चर है, केवल दिल्ली की कल्चर नहीं है। दिल्ली में सेंटर है तो इसका मतलब कि ये नहीं, जी, हमारे पूरे इंडिया की जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों दिशाओं में जी। हमारे सेंटर हैं, और वहाँ की कल्चर में क्या हो रहा है, हमारी कल्चर को किस तरह से, पास्ट कल्चर क्या थी, प्रेजेंट क्या है, उसको फ्यूचर के लिए कैसे हम जी, सजो के जी, जी। रख सकते जी, हैं जी। अपने पोस्टैरिटी फॉर उसको हम। हाँ, इसमें मैं डॉक्टर रमेश चंद्र जी का भी उल्लेख करना चाहूँगा, जो विभाग अध्यक्ष हैं आज कलानिधि के। तो उनके कार्यकाल में भी हमारे हम देखते थे यहाँ पर जो पर्सनल कलेक्शंस हैं, उसका भी तो आगे विस्तार और हुआ। अब आज आज की डेट में तो है 25 से ज़्यादा पर्सनल कलेक्शंस हैं लाइब्रेरी में, और विद्वानों के कलेक्शंस हैं, उनके बुक्स भी हैं, उनके उनके जो हैं आर्टिफैक्ट जो उनके कलेक्शन में थे, वो भी यहाँ पर संग्रहित हो गए हैं इस कला केंद्र में। नहीं, सही बात है। और हम तो देखिए जहाँ भी लाइब्रेरी है, आज ही हम यूजीसी के जो चेयरपर्सन हैं उनसे मिले थे, जी, और मैं आपको ज्ञात ही है कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो कि 1933 का स्थापित है, जी, जो जी। लाइब्रेरी के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील हाँ है। जी। और हम चाहते हैं कि इंडिया में लाइब्रेरी की दशा और सुधरे, और लाइब्रेरी का जो ट्रेडिशनल लाइब्रेरी है वो तो रहे ही रहे, हम डिजिटल लाइब्रेरी की तरफ हाँ, जो हम उसको भी प्रोत्साहन उसको मिले। प्रोत्साहन जी, मिले, डिजिटल लाइब्रेरी भी हम कर सकें। उससे फ़ायदा क्या होगा कि जो इंडियन धरोहर है वो जहाँ तक अभी नहीं पहुँची है वहाँ तक पहुँचेगी। तो हम डिजिटल लाइब्रेरी, जैसे आईजीएनसी की भी डिजिटल लाइब्रेरी हमने, और वो भी डिजिटल लाइब्रेरी हम जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आज ज़माना है, जी, जी, जी। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे हम डिजिटल लाइब्रेरी डॉक्टर गौड़ की ये सानिध्य में, ही इज़ वन ऑफ द एक्सपर्ट जी, इन जी। दिस फील्ड। तो डिजिटल लाइब्रेरी को हम ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर हैं हाँ जी। उसके सुविधा उस पे हम अपलोड कर रहे हैं। डी स्पेस है जी, जी। डिजिटल लाइब्रेरी का, डी स्पेस पे हम डिजिटल लाइब्रेरी बना रहे हैं। तो नहीं, और हमारे यहाँ लाइब्रेरी भी है, बुक्स है, प्रिंट मटेरियल है, नॉन प्रिंट मटेरियल है, हाँ इसके साथ आर्टिफैक्ट्स भी हैं। हाँ, हमारे तो यहाँ मास्क का कलेक्शन है, हाँ पेपर्स का कलेक्शंस मास्टर्स है, का कलेक्शन है। फोक पेंटिंग्स का कलेक्शन है। तो वो एक बहुत बड़ा भंडार है यहाँ पर, सांस्कृतिक भंडार है यहाँ पर। हाँ तो ये सब एक ही पोर्टल में आ जाएगा, मतलब हाँ, ये आना सुविधा चाहिए, उपलब्ध आना होगी। चाहिए। जी, जी। मेरा तो ऐसा मानना है, ऐसा विचार है जी, कि जो हमारा डिजिटल लाइब्रेरी होना चाहिए, डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ रेयर बुक्स, डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ स्लाइड्स, डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ आर्टिफैक्ट्स, जी, जी, जी। ये सब चीज़ का। और मास्क जैसे है 3D, आजकल 3D 4D का हाँ, चल रहा है, तो उसके टेक्नोलॉजी देखिए, आप समय के साथ आप बदलना पड़ेगा। आप नहीं बदलेंगे समय के साथ तो समय आपको पीछे छोड़ देगा। हाँ, तो टेक्नोलॉजी का हम तो ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं, तो हम्म, टेक्नोलॉजी से हम उसको और हम आगे बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल। आज ज्ञान परंपरा का और विस्तार दे सकते भाई हैं। आज के डेट में मैन्युस्क्रिप्ट पहले किसी को चाहिए था तो मैन्युस्क्रिप्ट वहां जाना पड़ता था। जी, जी, जी। बाद में हुआ कि मैन्युस्क्रिप्ट माइक्रोफिल्म करके एजेंसी में रखा गया, हाँ उसको जी। आप आके यूज कर सकते हैं। लेकिन आज डिजिटाइज होने से है कि अगर कश्मीर में कोई बैठा है, आईजेंसी की
में मैन्युस्क्रिप्ट की कॉपी है तो एक्सेस ले उसको सकता है उसका, विद इन सेकेंड आप उसको एक्सेस दे सकते हैं। दे सकते हैं। जी, जी, जी। और सॉफ्टवेयर के थ्रू वो उसको पूरा डाउनलोड चाहे तो कर सकता है, पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, जैसा भी यूज करना चाहे। तो आप जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू आप पोस्टेरिटी के लिए और भी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करने में हमको मदद मिल रही जी, जी, है। बहुत सही दिशा में जो ये यहाँ पर कार्य हुआ, और जो हम फिर से हम दोहराएँगे कि जो जो अग्रणी जो कार्य रहा वो डॉक्टर कपिला वात्सन का रहा। उन्हीं के मार्गदर्शन में कार्य हुआ, और हम देखते हैं कि जो जो विज़नरी थी, वो दूरदर्शिता जो उनमें थी कि जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी उन्होंने उस वक़्त जो स्थापित की यहाँ पर, तो अब कंप्यूटर में बहुत सारे एडवांसमेंट हुई है। तो हमें उसी चीज़ के साथ आगे बढ़ना है, और जो ज्ञान परंपरा को जो है वो जो एक वर्चुअल मोड में, और वर्चुअल मोड के द्वारा हम लोगों को प्रेरित कर सकेंगे।